नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और ये हैं मेरे साथ नीलेश बरोड़, जिनका नाता बीएपी पार्टी से है। समाज सेवा ये करते हैं, तस्वीरें इनकी वायरल होती है, नेताओं के साथ इनके फोटोज आते हैं, प्रचार प्रसार में ये रहते हैं, तो लोगों के बीच में चर्चाएं इनके नाम की रहती है चुनाव को लेकर। तो मैं आज जानने यहाँ पर ये आया हूँ, क्या ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा परिचय चाहता हूँ। नमस्कार, आपका सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम नीलेश बरोड़ है और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं दरियावत प्रॉपर से हूँ और मेरा जो काम है, ये रोल है जो है, एक तरह से कह सकते हैं एक सामाजिक मूवमेंट में मैं मेरी तरफ से एज ए कार्यकर्ता संगठन को, समाज को किस तरह दे सकता हूँ, वो मैं रात दिन मेरी तरफ से जितना सहयोग होता है वो करता रहता हूँ। बहुत सारी पार्टियां आई और बहुत सारी पार्टियां गई, लेकिन बीएपी ने ऐसा कमाल किया कि 3 सीटें निकाल ली विधानसभा में। बीएपी एकदम से आई और छा गई राजस्थान के अंदर, और मध्य प्रदेश में भी 1 सीट निकाली। उसके पीछे आपको क्या कारण समझ आते हैं? इसके पीछे प्रमुख कारण तो ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी, इवन दूसरी जो भी पार्टियां हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि गरीब, आदिवासी, शोषित, एसटी, एससी, ओबीसी या गरीब लोगों को वो एक तरह से केवल वोट लेने का जरिया मान रहे थे। न उनकी कोई जनहितकारी योजना का लाभ दिला पा रहे थे, न उतना कोई मान सम्मान उनको दिला पा रहे थे एज ए वो पार्टी या उनकी सरकार रहते हुए या उनके विधायक रहते हुए। तो यहाँ के जो शेड्यूल एरिया के जितने भी आदिवासी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जो गरीब जनता है, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग ही ऐसी एक नई पार्टी की बनाई जाए जो हम सबकी सुने और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करें, हमारे सुख दुख में साथ खड़ी रहे। ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम भारत आदिवासी पार्टी ने किया है, जो कि लोगों को अच्छा खासा पसंद भी आ रहा है। लोग उसके साथ में जुड़ भी रहे हैं, खासकर युवाओं में जिस तरह बीएपी का लोकप्रियता बढ़ रही है, आप देख ही सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आज पूरे भारत में ऐसी पहली पार्टी होगी जो कि धरातल पे एक दूसरे से, किसानों से, मजदूरों से, गरीब जनताओं से एकदम से जुड़ी हुई है और उनकी आवाज़ को प्रमुख रूप से जो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पे उठा रहे हैं और हमारे ही नेता जो विधायक बने हैं वो सदन में उठा रहे हैं। तो ये एक दूसरे का तालमेल बहुत ही गजब लोगों को पसंद आ रहा है और आगे भी ये बना रहेगा। लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, लोग हमसे अधिक से अधिक जुड़ेंगे, ये आशा करता हूँ मैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव पर आएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव अभी गुजरे हैं और विधायक भी आपके बने हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब विधानसभा चुनाव की कैंपेन चल रही थी, चुनाव प्रचार चल रहे थे, थावरचंद जी से आपकी बातचीत हो ही रही होगी, उस टाइम माहौल कैसा था और क्या उनको भरोसा था कि वो सीट निकाल लेंगे और आपको भरोसा था कि सीट निकाल लेंगे? और उस टाइम क्या क्या परेशानियां आई और किस दौर से बीएपी, थावरचंद जी, उनके साथ जो प्रचार करने वाले लोग थे, उनके समर्थक थे, वो किस दौर से गुजरे उस वक्त, और फिर जो चुनाव जीते क्या माहौल था? देखिए, चुनाव अक्सर लड़ने वाले को तो यही लगता है कि मैं जीत पाऊंगा या जीत रहा हूँ, लेकिन उनके आसपास रहने वाले दूसरों को ये लग जाता है कि चुनाव हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। खासकर थावरचंद जी का सवाल है। थावरचंद जी जो उपचुनाव हुए हैं दरियावत में, उपचुनाव में जो हार मिली उसका सबक लेते हुए ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन वो फील्ड में नहीं गए होंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनी होगी, उनका समाधान नहीं करवाया होगा। निरंतर वो लोगों के साथ में थे, जनता से जुड़े हुए थे और उसका नतीजा इस चुनाव में मिल गया है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसा चुनाव जो फर्स्ट में घोषणा हुई थी, तब हमें ऐसा लग रहा था कि किस तरह हम आगे बढ़ पाएंगे। एक तरह से हम आर्थिक समस्या भी जूझ रहे थे, लेकिन हमारे जो बीएपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने रात दिन एक करके भूखे प्यासे और बिना किसी हमसे आर्थिक सहयोग लिए बिना खुद के पैसों से जो प्रचार किया है, लोगों से जुड़े हैं, उसी का नतीजा है कि हम लोग एक विधायक निकाल पाए हैं दरियावत से। और ये हमारे लिए हम चाहते हैं कि उम्मीदों पे हमारा खरा उतरे थावरचंद जी डामोर और आगे बढ़े, हमारी समस्याओं का समाधान करे, यही आशा है उनसे। अच्छा, मैं अक्सर जो परिचित होते हैं या दोस्त होते हैं विधायकों के या किसी भी नेता के, उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि पहले भी आपने देखा है जब विधायक नहीं थे या स्टूडेंट थे या आम नागरिक थे, अब विधायक बन चुके हैं, व्यवहार में कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं? देखिए, थावरचंद जी की मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँ, पर एक उनकी बात या उनकी जो तरीका है मुझे ज़्यादा पसंद आता है, वो निडर है।
निडर व्यक्ति है। डरना उनके शायद डिक्शनरी में नहीं है, ये कह सकते हैं। जो बोलना है बेबाक बोलना है, समझ में आ रहा है उनको लग रहा है कि ये सही है, जनता के लिए सही है, तो वो कैसा भी हो, सामने कोई भी हो, वो बोलने से कतराते नहीं हैं। और ये बात मुझे भी अच्छी पसंद आई उनकी, और आम लोगों को भी अच्छी पसंद आई है। परिवर्तन तो नहीं आया? अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं आया है साहब, और आगे भी नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, नहीं आएगा। अच्छा, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, जाजम व्यवस्था जिसे कहते हैं, लोकसभा चुनाव में भी क्या उसी तरीके से कैंडिडेट को चुना जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, उस सिलेक्शन प्रणाली में कोई फेरबदल होगा नहीं, और आज ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी इसमें कोई फेरबदल, हाँ, आंशिक जो करना चाहिए उसके अलावा कोई नहीं होगा। और जो अधिकतर कांग्रेस और बीजेपी का अभी जो सवाल उठ रहा है कि आला कमान, हम लोगों ने ये आला कमान का सिस्टम ही ख़त्म कर लिया है, और हम चाहते हैं कि जहाँ की विधानसभा है, जहाँ के लोग हैं, वही वोटर ही तय करे कि उनका नेता कौन हो। दिल्ली और जयपुर में आलीशान बंगलों में बैठने वाले पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय नहीं कर सकते कि दरियावत की जनता के बीच में कौन रह रहा है, जनता का सुख दुख का साथी कौन रह सकता है, ये हम लोगों को पता है, आलाकमान को नहीं पता है। तो ये जो सिलेक्शन प्रणाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अनुरूप जो लोकसभा का कैंडिडेट है वो भी इसी व्यवस्था के अनुरूप निकलेगा, और इस कैंडिडेट को जिताने के लिए हम लोग अभी भी लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, जैसे कि बांसवाड़ा लोकसभा में कैंडिडेट्स चुने जा चुके हैं अपनी अपनी विधायक से, लगभग 6-7, और 1-2 नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। तो उदयपुर ग्रामीण लोकसभा में क्या दरियावत से या इस लोकसभा से कैंडिडेट चुने जा चुके हैं? नहीं, उदयपुर ग्रामीण का अभी ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। बहुत जल्द डूंगरपुर बांसवाड़ा का कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद हम लोग उदयपुर ग्रामीण के लिए हर विधानसभा वाइज, पूरी लोकसभा का जो कैंडिडेट है, हर विधानसभा वाइज कार्यकर्ताओं की राय और इस प्रणाली, सिलेक्शन प्रणाली को बैठाकर हम लोग तय करेंगे। आपने चुनाव लड़ा है कभी? ना, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। देख सकते हैं लोग आपको चुनाव लड़ते हुए? आम जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, उनकी समस्याओं के लेके हम लोग खड़े रहते हैं। तो एक सोच बनी हुई है, परिपाटी बनी हुई है, जो भी समाज सेवा कर रहा है नेता बनेगा, नेता बनने के लिए कर रहा है। मेरी ये सोच है कि मैं उस परिपाटी को बदलूं, और हमारे जो कार्यकर्ता हमारे साथ में जो जुड़े हैं, वो हर कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर भी उस कार्यकर्ताओं को ये जब कार्य करता है समाज के बीच में, तो बहुत से लोगों की तरफ से ये ताने सुनने पड़ते हैं कि ये नेता बनने के लिए कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं एक उदाहरण पेश करूँ कि जो हमारे कार्यकर्ता ये बोल सके कि नहीं, हर कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं मेहनत कर रहा है, कोई ऐसा आदमी भी है जो चुनाव नहीं लड़ते हुए भी समाज के बीच में सक्रिय है, समाज के साथ है। तो मैं ये मान के चलूँ कि लोकसभा चुनाव में दरियावत से आपका नाम नहीं आने वाला है? नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता चुनाव लड़ने का। लोकसभा का, विधानसभा का कोई नहीं है। विधानसभा में मतलब जो एक सूची बनती है, मेरे को एक थोड़ा सा ये समझाइए, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, फिर जाजम व्यवस्था में क्या कुछ होता है? सूची का तो ये है कि हम लोग इसमें ओपन हैं, मतलब जो इच्छा जाहिर करे वो अपना नाम दे सकता है, या फिर समाज तय करता है कि किसका नाम होना चाहिए, क्या होता है? ये तो एक्चुअली अभी जो हम लोग तय कर रहे हैं उसमें है कि हर विधानसभा से हम लोग एक कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं। ये उस विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कैंडिडेट फाइनल करता है। हो सकता है उनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं हो, एक के नाम पे ही सर्वसहमति बने, या 2-3 कैंडिडेट हो, तो वो किस आधार पे एक कैंडिडेट फाइनल करेंगे, ये उस विधानसभा के ऊपर निर्भर करेगी, उसके कार्यकर्ता, उन विधानसभा के मौजूद कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं इच्छा जाहिर करूंगा तब, या डायरेक्टली ऊपर से जाजम डिसाइड कर लेगी कि हाँ इस बंदे को हम चुनाव लड़ाते हैं? देखिए, इच्छा जाहिर भी करनी पड़ती है। अब हम लोग या हमारे साथी ये नहीं पता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है। हो सकता है आज तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं हो, हमने उनके बारे में सोचा नहीं हो चुनाव लड़ेगा, वो भी लड़ सकता है। तो इच्छा तो जाहिर करनी ही चाहिए, और करते हैं कोई। लोकसभा चुनाव की अब चर्चाएं होने लग गई है, दरियावत में भी चर्चाएं हो ही रही होगी। क्या चर्चाएं हो रही है और बीएपी पार्टी क्या तैयारी कर रही है दरियावत में, स्पेशली लोकसभा चुनाव की? बीएपी का तो अभी का जो स्टैंड है, हम लोगों ने अभी जो चुनाव को लेकर हमारी जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलना और उनसे राय जानना, या उनको इस प्रक्रिया में लाने की जो कोशिश है उस कोशिश चल रही है।
और बीएपी का अभी जो उदयपुर ग्रामीण का है, हमारे पास 8 सीटें हैं और 8 सीटों से एक कैंडिडेट हमको तय करना है और लगभग वो कैंडिडेट हम 15 से 20 दिन आने वाले समय में तय भी कर लेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी का जो चर्चा चल रही है कि हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा बीएपी जीतेगी, आप लोग मुझे लगता है कि 1 महीने का इंतज़ार कीजिए। उदयपुर ग्रामीण की भी चर्चाएं चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ लोकल लेवल पे भी और दिल्ली और जयपुर में भी एक ये कान में एक बात चली जाएगी कि नहीं, उदयपुर ग्रामीण सीट भी बाप के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अच्छा, ये तो चलिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन बीएपी एक नई पार्टी है और बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल होते हैं उन पर भी बीएपी की चर्चाएं होती है। जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, केंद्र तक भी ये बात जा चुकी होगी कि बीएपी खतरा बन सकती है। आपको लग रहा है आने वाले टाइम में बीएपी इन पार्टीज़ के लिए ऊपर लेवल पर खतरा बन सकती है? हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो 2018 में हम लोग चुनाव लड़े थे तो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के अशोक जी गहलोत ने एक बयान दिया था कि ये लोग तो पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा होगा कि कांग्रेस के ही कद्दावर नेता, कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, उसी के नेता महेंद्रजीत मालवीया बीजेपी में चले गए। तो हमको आंकना, मुझे लगता है कि बीएपी को कम आंकना कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए घातक है। अच्छा, महेंद्र सिंह मालवीया की आप बात कर रहे हैं, कुछ कारण समझ आते हैं क्यों बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए वो? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी कांग्रेस है और गए बीजेपी में है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो बाप में आते तो हम लोग कुछ कह भी सकते थे। फिर भी मेरा जो मानना है कि एक तो उनका आलाकमान का जो पार्टी सिस्टम है कांग्रेस और बीजेपी में, ये आलाकमान सिस्टम के कारण ही वो बीजेपी में गए। क्योंकि उनको अगर ये लगता कि मेरी यहाँ की जनता से मुझे पूछना पड़ रहा है, तो आज की तारीख में कांग्रेस में मालवीया के जाने से मालवीया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उन कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए बीजेपी से लड़ाते थे, मालवीया जी के लिए जान देने को तैयार होते थे, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसने पार्टी चेंज करने के बाद में आज वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ट्राइब, आदिवासी जितने भी समुदाय हैं, समुदाय के युवाओं से, बुजुर्गों से भी अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस बीजेपी में जो आलाकमान सिस्टम है ये आपको आज नहीं तो कल धोखा देगा। उससे बेहतर है कि हम लोग इस धरातल पे जुड़ के, जाजम व्यवस्था से जुड़कर भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ें और इसके कैंडिडेटों को हम सहयोग करें। अच्छा, चलिए, बीएपी की बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, युवा कमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया तक ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि बीएपी नेशनल पार्टी बन के उभर सकती है या फिर यहीं पर अपने लोकल एरियाज़ में ही सीमित रह जाएगी? जी बिल्कुल, बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के हमारे पास अभी 3 राजस्थान में 3 एमएलए हैं और एक एमपी में एमएलए हैं कमलेश्वर जी डोडियार। राजस्थान में जो एमएलए हैं राजकुमार जी रोत, उमेश जी डामोर और थावरचंद जी डामोर, खासकर राजकुमार रोत की बात करें, पार्टी को नई ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए हमारे पूर्व के जो 2 एमएलए हैं राम प्रसाद जी डिंडोर और राजकुमार रोत का बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो उनका जो तरीका आम जनता को पसंद आया, उस वजह से हम लोग अभी 3 सीटें निकाल पाए हैं। और उसी तरीक़ों को लेकर अभी हमारे 4 एमएलए हैं, चारों भी उसी तरीके से जनता के बीच में जुड़े रहेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरते हुए देख सकते हैं। क्योंकि अब इस पार्टी का राजस्थान में तो उत्तर दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और देश लेवल पे दक्षिण दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी से अभी आंध्र प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी भी बन चुकी है, महाराष्ट्र की प्रदेश कार्यकारिणी भी बन चुकी है। हम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, लगभग इन सीटों पे जो एसटी रिजर्व सीटें हैं उन पे हमारा कैंडिडेट उतारने की अगर पार्टी आलाकमान कहता है और हम लोगों से भी सहयोग जितना हो सके एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हमारे कैंडिडेट को जिताने के फुल प्रयास करेंगे। मैं पहली बार किसी पार्टी को इतना तेज़ी से उभरता हुआ देख रहा हूँ। एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब क्या चाहिए, एजेंडा क्या है, लास्ट में रिजल्ट क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा जो लास्ट का जो एजेंडा ये कह सकते हैं कि एक तो ये है कि ये शेड्यूल एरिया है और आदिवासी रिजर्व एरिया है। हमारी जो खास लड़ाई है आदिवासियों के स्वाभिमान की लड़ाई है, उनके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। और हमारा जो पुरखों का जो आंदोलन चलते थे गोविंद गुरु से लेकर, उससे पुराना भी हम लोग देख लें
कि हमारे पुरखे एक अलग से स्टेट की मांग कर रहे हैं, अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं। उसी के रूप में हम लोग भी भिल प्रदेश राज्य की मांग केंद्र से, राज्य से लगातार हम लोग कर रहे हैं। और इस राज्य का हमारा जो पुरखों का सपना है उसको साकार करना चाहते हैं। जल जंगल ज़मीन जो हमारे हक अधिकार हैं उनको हम लेना चाहते हैं, और इसी अनुरूप हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमसे लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम किसी न किसी दिन, आज देख सकते हो आप लोग, केंद्र में बीजेपी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून पास किए हैं जिससे आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करना, उनके फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बनाकर नॉन ट्राइब लोग नौकरियां ले रहे हैं, उनके हक का खा रहे हैं। हम आदिवासियों के साथ में खड़े हैं, हम किसानों के साथ में खड़े हैं, हम मजदूरों के साथ में खड़े हैं। और यहाँ की जो भी जनता है, जो जनता के साथ में अगर कुटाराघात होता है केंद्र या राज्य सरकार, तो हम लोग उनका साथ देंगे, और उनके साथ देने के साथ में उनको समस्या को समाधान करने के लिए लगातार प्रयत्नरत हैं और आगे भी रहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति पहली बार मुझे मिला जो समाज की सेवा तो कर रहा है लेकिन नेता नहीं बनना चाहता। कोई लालच नहीं, एक सरल स्वभाव के व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिला, और इनकी जो विचारधारा है उसे जानकर मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा तो करना चाहता है लेकिन नेता बनकर नहीं, किसी लालच में नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति से भी आपको मिलवाया जाए। मैं हूं पंकज कुमार गोयल, ये है नीलेश बरोड़, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।